तो भाई दोस्तों, साथियों और एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहनों, आज आपके लिए मैं समाज की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ कि समाज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। चुटकी बजाते ही आप सारे समाज के सवाल कर लोगे। आज की वीडियो 100% गारंटी वाली वीडियो है साथियों। ज्यादा समय साथियों आपका नहीं लूंगा, बस 10 मिनट आप मुझे अपने दे देना और फिर आपको कोई किताब कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो भाई ध्यान से देख लो, समास का अर्थ क्या होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। छोटा क्या करना? अपनी बात को छोटा करना है। जब कोई कहने वाला अपनी बात को छोटा करके कहे तो उसी को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास क्या होता है? शब्दों का मेल, या हम कह सकते हैं दो पदों का योग, या फिर दो पदों का, दो शब्दों का संयोग। चलो उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ सत्य के लिए आग्रह है, तो इतनी बड़ी बात ना कहकर मैंने इन सब शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग कर लिया, सत्याग्रह। ऐसे ही चार भुजाएं हैं जिसकी, इतनी बड़ी बात ना बोलकर केवल चतुर्भुज शब्द बोल दिया, तो ये मैंने क्या करा? संक्षेपीकरण कर दिया, बात को छोटा कर दिया। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, नर और नारी, नर नारी। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दो या दो से अधिक पदों को छोटा करके एक नया स्वतंत्र शब्द यहाँ पर बना दिया, और इस स्वतंत्र शब्द को ही हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम सामासिक शब्द। इसको सामासिक शब्द कहेंगे या फिर समस्त पद भी कह देते हैं। और इस समस्त पद में आप देख सकते हैं दो पद होते हैं, इसको कहते हैं पहला पद, या हम बोल देते हैं इसको पूर्व पद। और जो बाद का पद है इसको कहते हैं दूसरा पद, या फिर उत्तर पद इसको हम कहते हैं, या फिर अंतिम पद भी इसको कह सकते हैं। तो जितने भी सामासिक शब्द बनते हैं उनमें दो पद होते हैं, आप सभी में देख सकते हैं। और साथियों जो शब्द को छोटा करने की प्रक्रिया है ना, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही समास कहा जाता है। और इस समास की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ? एक तो स्वतंत्र पद यहाँ पर स्वतंत्र शब्द बन गया, और दूसरा काम यहाँ पर हुआ प्रत्ययों या विभक्तियों का लोप हो गया। आप देख सकते हो के लिए जो है गायब हो गया, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर इनका लोप आप देख सकते हैं। साथियों जिस प्रकार संधि शब्द को अलग करने के लिए हम संधि विच्छेद करते हैं, उसी प्रकार सामासिक शब्द को वापस से पुरानी अवस्था में लाने को हम समास विग्रह कहते हैं। अब साथियों हम आपको इसके भेद बताते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। समास के साथियों 6 भेद होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके 4 भेद बताए हैं, और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इन दोनों को मान लिया है। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी ऑप्शन में ये आ जाए कि समास के कितने भेद हैं, 1, 2, 4, 8, तो फिर आपको क्या करना है? आपको उत्तर लगाना है 4 भेद होते हैं। अब साथियों पद की प्रधानता के आधार पर समास के ऊपर कई प्रश्न आ जाते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान है, यानी किस पद की वैल्यू ज्यादा है। दो पद होते हैं, हमने आपको बताए थे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो अब आप इनको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले अविभाव समास की बात करते हैं। अविभाव में आप देखिए, भाव समझिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हमें एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम सीधे कोचिंग पे थोड़ी पहुंच जाते हैं, पहले हम सोचते हैं, अपने मन में भाव लाते हैं कि भाई हमें पढ़ाई करनी है, हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो एक भाव आया हमारे मन में, तो पहले क्या आता है? पहले भाव आता है। तो इसी से आप याद कर लो, पहले भाव आता है तो अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है साथियों झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, विवाद। दोस्तों आप एक बात मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई घर होगा जहां पर पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो? तो ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां पर पति पत्नी के बीच में द्वंद्व ना होता हो, यानी कि उनके बीच में झगड़ा, मनमुटाव और वाद विवाद ना होता हो। और वाद विवाद होता है तो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। और जब झगड़ा होता है तो पति पत्नी से बात करना बंद कर देता है, और पत्नी पति से बात करना बंद कर देती है। अब दोनों क्या है? दोनों तो प्रधान है, दोनों प्रधान है और एक दूसरे से कम नहीं है। पति कहता है मैं प्रधान, पत्नी कहती है मैं प्रधान। तो जब द्वंद्व होता है तो दोनों प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे से ही बात नहीं करते। इस तरीके से आप द्वंद्व से याद रखिए, दोनों पद प्रधान है। अगली बात है बहुव्रीहि की। बहुव्रीहि को आप याद करिए, बहु बेटी। बहुव्रीहि से याद रखना है बहु बेटी। घरों में बहु बेटी प्रधान होती है कि घर का कोई बड़ा पुरुष या बाप या दादा प्रधान होता है? तो जाहिर सी बात है, ना तो बहू प्रधान होती ना बेटी प्रधान होती, यानी दोनों में से कोई प्रधान नहीं है। तो प्रधान कौन है? कोई और प्रधान है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों प्रधान नहीं है। तो बहुव्रीहि से आप ट्रिक से ये याद रख लीजिए। अब बचे तीनों, इन तीनों के लिए एक बात याद कर लीजिए, तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। अविभाव में पहला, द्वंद्व समास में दोनों,
बहुव्रीहि में कोई नहीं और इन तीनों के अंदर दूसरा पद प्रधान है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से पद याद रख सकते हो कौन सा प्रधान होता है। अब हम एक एक करके सारे समास के भेदों को पढ़ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक बात बताओ, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको जाहिर सी बात है अच्छी भी लग रही होगी, समझ भी आ रहा होगा और आपकी स्क्रीन पर आपको एक लाइक बटन नजर आ रहा है, तो उस लाइक बटन को प्रेस कर दो और उसके बराबर में सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको भविष्य में भी वीडियो मिलती रहे। ताकि ये चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अव्ययभाव समास क्या होता है ये आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। यहाँ पे अव्यय पकड़ लो आप, ठीक है, जहां पर अव्यय बनने का भाव आ जाए, यानी दोनों पद मिलकर जब अव्यय का काम करें यानी अव्यय बन जाए, तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द। तो किस तरह का अव्यय बनेगा? वो क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएगा। दूसरी बात क्या याद रख सकते हैं, इसमें पहला पद उपसर्ग जाति का होता है। तो उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा प्रति, आ, वि, अनु, निर, ये उपसर्ग होते हैं। तो जहां पर ये शब्द आपको नजर आ जाए वहां पर अविभाव समास है। प्रति से प्रतिदिन, यथा से यथाशीघ्र, ठीक है, आ से आजन, आमरण, व्यर्थ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना आसान है साथियों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक चीज याद रखना, बस इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये नजर आ रहा है। और जब इसका पद विग्रह करेंगे समास का, तो यहाँ पर और, तथा, एवं, या, अथवा इस तरह के योजक शब्द लग जाएंगे। जैसे रामकृष्ण, राम और कृष्ण, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा। तो इस तरह के और, तथा, एवं, या, अथवा इस तरह के आपको मिल जाएंगे और योजक चिन्ह ये वाला नजर आएगा जो कि आप देख सकते हैं। तीसरा है साथियों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बस आपने अगर विभक्तियां पढ़ी हैं तो फिर आपको तत्पुरुष समास में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति कितनी होती है? 8 होती हैं, मगर आपको समास के लिए 8 नहीं, केवल इन 6 विभक्तियों का ध्यान रखना है। इनका लोप हो जाता है, को, से, के लिए, से, की, का, के, ने पर, इन विभक्तियों का लोप होगा जैसे। और इन्हें इनके भेद भी कह सकते हैं हम। अगर आप चाहो तो तत्पुरुष समास के 6 भेद भी बता सकते हो। कर्म तत्पुरुष, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, गृह गत, ग्रह को आगत, आया हुआ, यहाँ पर कोई विभक्ति का लोप हुआ, कर्म तत्पुरुष। ऐसे सूरकृत, सूर द्वारा कृत, भूख मरा, भूख द्वारा भूख से मरा। तो यहाँ पर संप्रदान आप देख सकते हो किस तरह से इन विभक्तियों का सब में लोप हो रहा है। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, तो में विभक्ति का लोप हो गया। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर केवल विभक्तियों का लोप हो जाता है और इसमें कर्ता और संबोधन कारक नहीं होता है। चौथा है साथियों कर्मधारय। कर्मधारय के अंदर विशेषण विशेष से संबंध होता है दोनों पदों में, या उपमेय उपमान संबंध होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रिक है, वो है इसके अंदर जब समास विग्रह करेंगे तो है जो और के समान ये वाला भाव निकल कर आएगा। जैसे नीली गाय, नीली है जो गाय। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। नरोत्तम, नरो में है जो उत्तम। तो है जो और के समान यहाँ पर समास विग्रह में आपको दिखाई देगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये होता है। पांचवा साथियों द्विगु समास। द्वि, देखो द्विगु ये होता है। द्विगु से याद रखो, जो द्वि आ रहा है ना, द्वि का मतलब दो यानी संख्या आ रही है, तो यहीं से याद रखो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, क्योंकि द्विगु समास में जो पहला पद है वो आपका संख्यावाची है। तो इसी से याद रखो जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरा जो पद है वो किसी समूह का बोध कराए। समूह वाला भी याद नहीं रही तो कोई बात नहीं, बस संख्या वाला याद रखना, वही आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे दोपहर, पंच 5 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, ठन्नी, नवरात्रि 9 आ गया, त्रिलोक 3, शताब्दी, सत्य जमा आब्दी, 100 सालों का, आप अब्द कहते हैं साल को, वर्ष को, 100 शब्दों का समूह। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो सत्य सही यानी 700, कभी बिहारी ने सत्य लिखी थी, तो यहाँ पे 700। तो सहस्त्र बाहु यानी 1000 बाहें, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो आप देख सकते हो पहला जो पद है वो संख्यावाची है, जहां भी ये दिखाई दे वहां द्विगु है। अगला है साथियों बहुव्रीहि। बहुव्रीहि यानी बहु बेटी। बहु बेटी में कोई प्रधान नहीं है, ना बहु प्रधान ना बेटी प्रधान। तो कौन प्रधान है? कोई और प्रधान है, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान है। दोनों पद गौण है। ज्यादातर भगवानों और देवताओं के जो नाम है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे और समास विग्रह करने पर अर्थात आएगा, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो शिव भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, ना तो यहाँ पर गिरि से कोई मतलब है ना यहाँ पर धारण करने से कोई मतलब है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ यहाँ पर आ रहा है, अर्थात कृष्ण। तो श्री कृष्ण को गिरिधर कहते हैं। पीताम्बर, पीत कहते हैं पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात ये भी कृष्ण हो गया।
तो यहाँ पर अर्थात यहाँ पर आपको बार बार दिखाई देगा। ज्यादातर भगवानों, देवताओं, ऋषि मुनि इस तरह के टाइप के नाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश। ठीक है, अर्थात अर्थात देखो यहाँ पर दशानंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु, यानी कि तीसरा पद प्रधान हो रहा है। और आपने अगर शब्द पढ़े हो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तो बहुव्रीहि समास कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द। सिर फिरा, देखो इस तरह के भी आते हैं। सिर फिरा यानी सिर फिरा हो जिसका, अर्थात कौन होता है सिर फिरा? सन की व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, सन की व्यक्ति को सिर फिरा कहा जाता है। पंचांग, पांच अंग हो जिसके, अर्थात ये हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है पंचांग। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से बहुव्रीहि समास आपको पहचानना है। बस यही है इसमें। चलो मैं आपको थोड़ी, दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी ये समाज की शॉर्ट वीडियो थी, यानी कि शॉर्ट में आप समझ जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत तसल्ली से और बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, बारीकी से हर एक एक बात को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैंने समाज की एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लेना पूरी डिटेल से, विद फुल एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, सब कुछ मैंने उसमें कराया है। पहला सवाल है दोस्तों, हर घड़ी में कौन सा समास है? तो हर घड़ी जो है, हर घड़ी जो शब्द है, यहाँ पर जो पहला जो हमारा पद है वो हर है, यानी कि एक अव्यय की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। त्रिमूर्ति में कौन सा समास है? पहला ही पद यहाँ पर आपको त्रि नजर आ गया, यानी कि तीन, संख्यावाची नजर आ गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। पीला है जो वस्त्र, यानी पीताम्बर, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष तो नहीं है। कर्मधारय, यहाँ पर देखो कर्मधारय और बहुव्रीहि में से देखते हैं अव्ययभाव भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था पीताम्बर बहुव्रीहि में आपको मैंने पढ़ाया था। लेकिन साथियों अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं ऐसा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात हुई हो? पीताम्बर किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। वो तो ये कह रहा है पीला है जो वस्त्र, पीले वस्त्र को पीताम्बर कहा जा रहा है। यहाँ पर भगवान का कोई भी भाव नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर है जो आ रहा है खाली, पीला है जो वस्त्र। तो है जो के समान जहाँ पर आए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर यहाँ पर अर्थात वाला भाव आ जाता, कहीं भगवान का कोई जिक्र ऐसा आ जाता, तो फिर यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता। तो हमारा सही आंसर है कर्मधारय। तो साथियों इस तरह से कई बार एग्जामिनर आपको चकमा देने के लिए भी थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछ लेता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी साथियों समाज की हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक और नई ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।